नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हैं कि जिन्हें इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। जहां उनका नाम पड़ता है वहीं पर पर्चे और चर्चे दोनों शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेली। सबसे पहले तो सुखदेव जी, आपका स्वागत है के न्यूज में। जी। सबसे ही पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि गो रक्षा से लेके राष्ट्रीय रक्षा की बात करें तो करणी सेना आज कहां? करणी सेना गौ रक्षा कर रही है। गौ रक्षा की हम लोगों ने जोर शोर से मांग उठा रखी है और करणी माता है देशनोक के अंदर, राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर देशनोक में करणी माता का जो मेन स्थान है, मंदिर है, वो गायों की रक्षा करती थी, गायें चरवाती थी माँ। वहीं से हमने ये प्रेरणा लेकर के गाय की रक्षा के लिए हम तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। गाय की रक्षा के लिए तो हमारे पूर्वजों ने मंदिर की रक्षा के लिए हजारों गर्दनें कटवाई और लाखों काटी थी जी। तो वो खून हमारे ब्लड में है। तो गायों की रक्षा तो करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, कर्म है। हमने केंद्र से भी मांग की है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इसके अलावा अभी आपने देखा पिछले दिनों ये जो कोविड चल रहा है, कोरोना काल का जी 2 बार आ चुका है, अभी तीसरी लहर आने की बात चल रही है। तो दोनों में हमने जगह जगह हमारे करणी सैनिकों ने हर स्टेट के अंदर गौशालाओं में जाकर के, जो गौशालाओं से बाहर गायें हैं उनको बाहर भी हरा चारा खिलाना, करना, उनकी रक्षा करना हमारा काम है। और जो गौरक्षा दल है, जो गौरक्षा कमांडो है, वहाँ जहाँ करणी सेना की जरूरत पड़ती है उनको, उसके लिए भी तैयार रहते हैं। और हमने तो करणी सेना वालों ने तो बोल भी रखा है भी जहाँ भी कहीं भी कोई गाय की तस्करी करता है, गाय को काटता हुआ पाया जाता है, तो पहले उसको पकड़ के शासन प्रशासन के पास जाओ, शासन प्रशासन से कार्रवाई करवाओ। अगर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, बिक जाता है, तो जैसे को तैसा जो गाय को काटता है उसको खुद को भी काट देना चाहिए। वहीं हमारा तो करणी सेना का ये है, जहाँ कानून हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाता है तब कानून हमें हाथ में लेना पड़ता है, वरना हम तो कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। गाय से बात हुई सरयू, और आज करणी सेना पूरे भारत के 22 स्टेट के अंदर है, आपके सामने है। जी, हमेशा से ये छवि रही है करणी सेना की। अगर बात करें कि ये लोगों के बीच में जाते हैं, जुलूस निकालते हैं और बड़ी बुलंद आवाज रखते हैं, ये भी उनकी एक छवि रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्यों जरूरत पड़ती है, मतलब अपनी आवाज इतनी बुलंद करने की क्या जरूरत पड़ जाती है कि जब जुलूस निकालना पड़ता है या लोगों के बीच जाकर खड़ा होना पड़ता है? ये जरूरत इसलिए पड़ जाती है कि जहां बहन बेटी की इज्जत लूटती हो, राजनेताओं के दबाव में प्रशासन जहां काम नहीं करता हो, वहां हमें इकट्ठा होकर के उस बहन को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा होना पड़ता है। जहां गरीब मजलूम मजदूर के साथ अन्याय होता हो, वहां जाकर के करणी सेना न्याय दिलाने की बात करती है। और हर जगह हम डट करके खड़े रहते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। इसीलिए सरकार हमसे कम कपाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है हम बगैर मतबल कानून हाथ में नहीं लेंगे, और जहां आम गरीब शोषित की बात होगी, बहन बेटी की बात होगी, गाय की बात होगी, मंदिर की बात होगी, वहां जायज मांग है, उसको लेकर के हम डटते हैं। और इसीलिए आज करणी सेना के सामने सरकारों को झुकना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई का साथ करणी सेना देती है। पर कुछ लोग हैं जो करणी सेना की छवि को बिगाड़ने के लिए उस करणी सेना को गुंडों की सेना, बदमाशों की सेना, पता नहीं क्या क्या उपाधि दे देते हैं। पर मैं आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं, कहां करणी सेना ने गुंडागर्दी की? एक भी जगह बताओ जहां हमारे साथ अन्याय होता है, हमारे साथ इतिहास के साथ अन्याय होता है, जो हमारे पूर्वजों ने जिसको खून से सींचा है उसके साथ छेड़छाड़ होती है। अब बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला जाएगा तो करणी सेना बैठ के थोड़ी देखेगी। जी, शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी जब फिल्म पद्मावत, जिसे पहले पद्मावती नाम था लेकिन फिर बाद में उन्होंने पद्मावत कर दिया, उस समय पे जो विरोध था वो ये था कि माँ पद्मावती की जो छवि है वो कहीं ना कहीं उससे छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। और फिल्म में कुछ दृश्य ऐसे दिखाए जाने वाले थे जिससे आपत्ति थी, क्योंकि उनकी गरिमा का सवाल था और ये भी था कि आगे इतिहास में लोग क्या कहेंगे।
जो अभी नई पीढ़ी है, वो जो शायद इतिहास नहीं जानती, वो जो देखेगी वो सीखेगी, उसे ग्रहण कर लेगी। यानी वहीं से वो शुरुआत हुई थी और एक करणी सेना का एक बुलंद आवाज लोगों ने देखा था, एक बुलंद सेना देखी थी। ये इतिहास की, धर्म की बात आपकी सही बात है। इतिहास और धर्म नई जनरेशन जब देख पाएगी, जब इस देश के अंदर धारा 30A हटेगी। जैसे कश्मीर में 370 हटी ना, वैसे धारा 30A हटेगी। उस दिन इतिहास के बारे में और धर्म के बारे में आने वाली नई जनरेशन है वो जान पाएगी। इसके साथ साथ मैं बता दूं, मां पद्मावती की आपने बात की, पिक्चर की बात की। पिक्चरें पहले बहुत बनी हैं, हजारों लाखों पिक्चरें बनी है, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे पूर्वजों ने आपत्ति नहीं जताई जी। इतिहास के साथ इन लोगों ने तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते रहे। ये लोग हमें क्षत्रियों को, राजपूतों को नीचा दिखाने का फिल्मों के अंदर इन्होंने एक मोरल सा बना लिया, विलेन बना करके राजपूतों को प्रस्तुत करते हैं। जबकि राजपूत विलेन होते तो आज देश के अंदर राष्ट्रवादता कायम नहीं होती, इस देश का नाम भारत नहीं होता, इस देश का नाम हिंदुत्व पे नहीं होता। क्योंकि क्षत्रियों ने, राजपूतों ने राष्ट्रवादता कूट कूट के भरी हुई है। बात है मां पद्मावती की, तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि मां पद्मावती वो थी जिसको अलाउद्दीन खिलची पाना चाहता था। मां पद्मावती ने अपने मर्द शरीर के भी उसको उंगली टच नहीं करने दी, उस दरिंदे को। और ये फिल्मी भांड फिल्मों में ऐसा सीन दिखाए कि अलाउद्दीन खिलची और मां पद्मावती का प्रेम प्रसंग का सीन दिखाए, तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। अकेली करनी सेना की बात नहीं है ये हिंदुस्तान की बात है, हिंदुओं की बात है। अगर उसको प्रेम करना होता, अगर वो अलाउद्दीन खिलची को चाहती, तो उसको जोहर करने की क्या जरूरत थी। उसने जोहर इसलिए किया कि मर्द शरीर के भी ये दरिंदा उंगली ना लगा सके। आज हिंदुस्तान इस देश का नाम है, या हिंदू हिंदू करते हैं सनातनी, हम लोग सर उठा करके चलते हैं। इसीलिए चलते हैं कि अपनी समाज की बहन बेटियों ने मर्द शरीर को भी टच तक नहीं करने दिया। और ये फिल्मी भांड कुछ चंद सिक्कों के लिए सौदा करके फिल्मों के जरिए हमें बदनाम करने का काम करते हैं। इसलिए हम लोगों ने विरोध किया था और आज भी विरोध उसका आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये पिक्चर चलनी चाहिए, अन्य लोगों ने कह दिया ये पिक्चर चलनी चाहिए। आज 4 स्टेट में आज तक भी नहीं चली। इसके अंदर 26 कट लगे, वो सीन थे वो सब हटाए गए। एक जो घूमर का सीन था उसमें पेट खुला करके घूमर दिखाई जा रही थी, जबकि सतरानिया उस समय घूमर किया ही नहीं करती थी जी। तो मां पद्मावती ने कहां से घूमर कर ली थी, पर उसको ढक करके फिर दिखाया गया है इनको। हमने ये कहा है फिल्म इंडस्ट्री को, कितनी भी फिल्में बनाओ हमें कोई आपत्ति नहीं, पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं। अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारे साथ भी छेड़छाड़ होगी। ये फिल्म इंडस्ट्री को खुला कह रखा हम लोगों ने जी। फिल्म इंडस्ट्री की जब बात चली है तो बात वो भी थी कि फिल्म इंडस्ट्री के पीछे सपोर्ट में करणी सेना भी उतरी थी, जहां पर शिवसेना को भी 2 कदम पीछे हट करनी पड़ी थी। वो मैटर था सुशांत राजपूत के बाद उठा था। सुशांत राजपूत की हत्या हुई, उसके बाद में ये मैटर उठा था। कंगना रनौत है, उसको महाराष्ट्र में नहीं घुसने की बात कही गई थी संजय राउत जी द्वारा। संजय राउत जी ने यह बयान दिया था कि कंगना रनौत को महाराष्ट्र के अंदर पैर नहीं रखने देंगे। तो ये कौन सी बात हुई? उसने, कंगना ने हिंदुत्व की बात कर ली, हिंदुस्तान की बात कर ली, तो आप कंगना को महाराष्ट्र में पैर नहीं रखने दोगे? अरे बाला साहब ठाकरे आज जहां कहीं भी है वहां से बैठ करके देख रहे हैं कि मैं पीछे किन को छोड़ के आया हूं, हिंदुत्व की माला किन को दे के आया हूं, और वो लोग क्या कर रहे हैं बाला साहब सब देख रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कहा था कंगना रनौत महाराष्ट्र में आएगी और बाकायदा डेट तारीख रख करके आएगी। और देख लो आपके सामने, एयरपोर्ट पे कंगना आई, कंगना को वहां तक छोड़ने के लिए करणी सेना गई बाकायदा, और नेशनल मीडिया ने दिखाया करणी सेना इन, शिवसेना बैक। क्यों बैक हुई? क्योंकि वो मुद्दे पे सही नहीं थे, हम मुद्दे पे सही थे जी। कैसे रोक सकते हो आप एक भारतीय नारी को? कैसे रोक सकते हो एक हमारी बहन बेटी को कि हम तेरे को महाराष्ट्र में नहीं बढ़ने देंगे? ये कौन सा हुआ? उसका मकान तोड़वा दिया जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, ऑफिस तोड़ने की तैयारी चलती है। ये कहाँ का न्याय है?
बाला साहब ठाकरे ये जहां कहीं भी बैठे हैं वो सब देख रहे हैं नीचे क्या हो रहा है, मैं किन लोगों के हाथों में मेरी बागडोर सौंप के आया हूं। जी, अब जब बात चली है पॉलिटिकल पार्टी की शिवसेना से, तो आगे 2022 में क्या? सबसे पहले देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या करनी सेना कहीं नजर आएगी? और वहां पर राम मंदिर भी बन रहा है, और अगर करनी सेना चुनाव में नजर आती है तो उनका मुद्दा क्या रहेगा वहां? उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया तौर तरीके से लगे हुए हैं, हर गरीब मजलूम की बातें सुनते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, फिर भी उन्होंने करीब हर जिले में 80% जिलों में पहुंच करके खुद ने वहां की समीक्षा की है, जबकि खुद पॉजिटिव थे, उसके बावजूद उन्होंने ठीक काम कर रहे हैं। वो वहाँ छोटा मोटी कोई थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उनको हम अवगत करवाएंगे जी, उनका सुधारने का काम होगा। जहां राजनीति सही नहीं हो रही है उस प्रदेश में हम आक्षेप करेंगे। जी, तो करनी सेना अगर जैसे कि आक्षेप करती है या सुधार लाने के लिए आगे आती है, तो खुद के बलबूते पर आएगी करनी सेना के नाम पे, या किसी पार्टी के साथ मिलकर नजर आएगी करनी सेना? हम आपको बता दें कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, ये भारत के 22 प्रदेशों में है, और हम जो भी कोई डिसीजन लेंगे हमारी कोर कमेटी बनी हुई है उसमें लेंगे। अगर हमें राजनीतिक पार्टी खुद की लेके आनी पड़ी तो लेके आएंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं राजनेताओं का रवैया, हमारे पदाधिकारियों को कुचलने के लिए वो शासन प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे भाइयों को कुचलने का, करनी सैनिकों को कुचलने का। तो हो सकता है आने वाले समय में करनी सेना भी आ जाए पार्टी के रूप में। जी, जब अभी पार्टी बनाने की बात हो रही है, मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, तो एक मुद्दा आरक्षण का भी था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि हम किसी का छीनने नहीं आए, लेकिन फिर भी जो सवर्ण पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से, उसके लिए हम आगे आए हैं। हमको किसी का चाहिए नहीं, लेकिन जो हक है और जिसे आवश्यकता है उसे मिलना चाहिए। ये बात आपकी सही है। हमने जब आरक्षण की मांग शुरू की तो हमने ये नहीं कहा कि अकेले राजपूतों को, क्षत्रियों को आरक्षण दो। हमने हमारे जितने भी आरक्षण से वंचित सवर्ण जातियां थी उन सब के लिए आरक्षण मांगा। सवर्ण आर्थिक पिछड़े जितने भी हैं उनको आरक्षण दिया जाए। तब सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हमने बड़ी बड़ी रैलियां भी की, विधानसभाओं के घेराव भी किए, और हमने आगे दिल्ली तक कूच करने का भी मन बना दिया था जी। भाई दिल्ली भी हम कूच करेंगे। पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से निकला। उसके बाद बीजेपी ने सर्वे करवाया भी ये क्या हुआ, तब बीजेपी के सामने आया कि ये तो करनी सेना लेकर के बैठ गई तीनों स्टेटों को। क्यों करनी सेना क्यों लेकर के बैठ गई? करनी सेना इसलिए लेकर के बैठ गई कि सवर्ण आरक्षण की जो मांग कर रहे थे जी, उस वजह से इन लोगों ने कोई वोट है वो कहीं डाइवर्ट नहीं किए, कोई दूसरी पार्टी को इन्होंने नहीं चुना है कि कांग्रेस को डलवा दें या उस दल को डलवा दें या इस दल को डलवा दें या इसको डलवा दें। इन्होंने अपील की नोटो अपनाओ। 4.5 लाख के करीब वहां मध्य प्रदेश में पड़े, राजस्थान में पड़े, कर्नाटक में पड़े, छत्तीसगढ़ में पड़े। नोटो पे वोट पड़ने से कहीं 2 लाख से आ रहे हैं, कहीं 1.5 लाख से आ रहे हैं, कहीं 3 लाख से आ रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं था। तब इन्होंने सर्वे करवाया, तब इनको पता चला कि ये तो करनी सेना सवर्ण आरक्षण की मांग कर रही थी, इस वजह से हम ये 3 स्टेट हारे हैं। तब इन्होंने समीक्षा करके 10% सवर्ण आर्थिक पिछड़े EWS इन्होंने दिया। उसके अंदर भी इन्होंने विसंगतियां रख दी जी। आज हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जी। पर उन्होंने विसंगतियां खत्म की है। उन्होंने जमीन, मकान, प्लाट की जो शर्तें थी वो हटाई है जी। उन्होंने कहा है जिस भाई का, बहन का क्राइटेरिया 8 लाख रुपए तय कर दिया, उन्होंने 8 लाख रुपए से कम जो आमदनी करने वाले लोग हैं वो सब EWS में आएंगे, मतलब सवर्ण आर्थिक पिछड़े होंगे, उन सबको फायदा मिल रहा है जी। तब हमारी मांग, अभी बीच में आरक्षण आ गया, आपको पता 1.5-2 साल से ये आरक्षण चल रहा है, इस वजह से बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए। हम केंद्र सरकार से अब मांग कर रहे हैं
जी कि जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार जमीन मकान प्लाट की शर्त हटा सकती है तो आप क्यों नहीं। पूरे भारत के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त हटा करके एक क्राइटेरिया तय कर दिया जाए, भाई इससे जो नीचे जीवन व्यापित करने वाले हैं वो सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं, जी ये केंद्र सरकार करे। तो अभी हम मांग केंद्र सरकार से हमारी मांग जारी है और जल्दी पूरे भारत में ये करवाएंगे। जी तो ये सरकार इस वजह से गई थी, इस वजह से करनी सेना से लोग, ये सरकारें डरती हैं कि कहीं हमें लेके ना बैठ जाए, और फिर भी हमारे साथ छेड़खानी करती है, फिर भी हमें छेड़ते रहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं। एक तरफ डरते हैं, एक तरफ नुकसान पहुंचाते हैं, दोनों काम। एक म्यान में दो तलवार कभी भी नहीं रह सकती। जी एक तरफ दूसरी अपोजिट पार्टियां करनी सेना वालों को कहती है तो बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी हमें मार रही है, बीजेपी हमें मार रही है, झूठे मुकदमे लगा रही है, हमारी झूठी जो करके कागजात तैयार, हमारी प्रॉपर्टियां हैं उनको सीज करने की तैयारी कर रही है। जी तो ये इस देश के अंदर हो क्या रहा है? करनी सेना के साथ जो जुड़े हैं उनको भी आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है, ये आपका कहने का मतलब करनी सेना की एकजुटता देख करके, करनी सेना का एकदम इतना बड़ा ग्राफ देख करके सरकारें अंदर ही अंदर हिल रही हैं। इस करनी सेना को रोका जाए, इस करनी सेना को कहीं ना कहीं डैमेज किया जाए, ये सरकारों के अंदर खलबली मची हुई है। और उसका ताजा उदाहरण आपके गुजरात के अंदर है। जी अभी ताजा उदाहरण अपने गुजरात के अंदर है। हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज शेखावत जी को जी कुचलने के लिए, दबाने के लिए जो सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, जी रेड फॉक्स के नाम से उनकी सिक्योरिटी एजेंसी चलती है और धड़ल्ले से चलती है। पूरे मापदंड जितने भी होते हैं सब पूरे करते हैं। कोई एक आधे में छोटी मोटी कमी डॉक्यूमेंट की रह जाती है, वो 5-10 दिन बाद पूरी हो जाती है। इस गुजरात के अंदर 5000 सिक्योरिटी कंपनियां हैं, हमने आरटीआई भी लगाई है। क्या सब वो मापदंड पूरे करती हैं? एक तरफ देश की डीजीपी दर घट गई है, बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ गई है, और एक तरफ जो हजारों आदमी रेड फॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं जिनका पेट पल रहा है, और ये सरकार रेड फॉक्स बंद करने के लिए 15 दिन का नोटिस थमाती है राज शेखावत जी को। जी आप गुजरात की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, वो तो आपके ही कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा है, आपकी ही कम्युनिटी से वो है, क्या उनका कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा? देखो, हमारी समाज से हैं, हमारी कम्युनिटी से हैं, तो जो क्षत्रिय, जो करनी सैनिक उभार एकदम उफान आया है, इकट्ठे हुए हैं, तो समाज के नेताओं को सबसे पहले डर लगता है कि तुम्हारी सीट पे कहीं ये ना हथिया लें, ये जनता, ये भीड़ तो इनके साथ चली गई, तुम कैसे राजनीति करोगे। तो उनको ज्यादा डर और भय ज्यादा होता है। उनको समाज के हैं, उनका सम्मान करते हैं, मान करते हैं, जहां भी हमारे से बड़े होते हैं उनको उनके पैर भी छूते हैं, जहां उनके सम्मान की बात आती है वहां हम सम्मान भी करते हैं जी। पर वो लोग अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं। वो समाज सेवा नहीं है उनमें, उनमें राजनीति है। और राजनीति का मतलब समझते हो आप, एक व्हीप जारी होता है, उसमें गाय है, भैंस है या कुछ और है, देखते नहीं, सीधा हाथ खड़ा करते हैं, हाँ जी हम समर्थन में हैं, हाँ जी हम समर्थन में हैं, हम समर्थन में। व्हीप जारी होते ही वहाँ समाज नहीं, वहाँ कोई बिरादरी नहीं, वहाँ कोई क्षत्रिय नहीं, वो पार्टी का होता है। और पार्टी में जाने के बाद उनको क्षत्रिय तो याद ही नहीं आता। उन्होंने क्षत्रिय हित के लिए समाज के आप बता रहे हो हैं, बता दो, एक भी योजना बता दो क्षत्रियों के लिए, वो योजना लेके आए। कोई योजना कुछ नहीं है, ये दिखावा और ढकोसला है। अगर आप समाज की बात करते हो तो राज शेखावत जी की जो रेड फॉक्स सिक्योरिटी एजेंसी है वो किसके नीचे आती है? होम मिनिस्टर के नीचे। होम मिनिस्टर कौन है? राजपूत समाज का। फिर उसको क्यों डर लग रहा है? हम भी तो राजपूत ही है ना, फिर वो क्यों डर रहा है? वो क्यों एजेंसी बंद करवाना चाह रहा है? क्यों हजारों युवाओं के पेट पर लात मारना चाह रहा है? ये राज शेखावत की लोकप्रियता बढ़ गई। राज शेखावत गरीब हमदर्द बन करके गरीबों के साथ खड़ा हो जाता है। जहां कहीं बहन बेटी के ऊपर मुकदमा मधुबनी जैसे यहां फर्जी लगाया जाता है, आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, वहां जाकर के खड़ा हो जाता है, गलत नहीं होने देंगे।
जहां सामूहिक विवाह करवाने की बात होती है बहन बेटियों की, वहां सामूहिक विवाह करवाता है, लाखों रुपए खर्च करता है। जहां बात होती है कोरोना काल के अंदर खाना खिलाने की, जी 5-5, 10-10 हजार आदमी दिल्ली गुजरात के अंदर खाना खाया है और करनी सैनिकों ने खिलाया है। इस वजह से सरकार घबरा रही है। वो खुद कुछ करते नहीं जनता के लिए, खुद जनता के बीच में आते नहीं, वीआईपी हो जाते हैं वो तो। 15-20 तो पुलिस वाले होते हैं, हटो हटो भाई, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, उनके कोई नजदीक ही नहीं जाने देता। तो वो जनता के बीच में रहेंगे नहीं, एसी रूमों में बैठे रहेंगे, बड़े बड़े सोफों पर बैठ के बड़े बड़े सपने देखेंगे कि आज मैं होम मिनिस्टर हूं, जल्दी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आज मैं मुख्यमंत्री हूं, जल्दी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेते रहते हैं और 5 साल अपना सुख भोगते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते। अगर नेता लोग पार्टियों के हिसाब से समाज के बारे में सोचते तो ये राजनीतिकता के आधार पे ही सब लोग मान जाते, सामाजिक संगठन खड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी सामाजिक संगठन खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जन सेवा के लिए जब कोरोना काल में ग्राउंड पर उतर आई करनी सेना, यानी कहीं ना कहीं सरकार की जली कि हम न कर सके वो, ये इन्होंने कैसे कर लिया। यही तो बात है, यही तो बात है भाई। आज लाखों करनी सैनिक अकेले गुजरात में हैं। आपके इंडिया टुडे ने पिछले दिनों सर्वे करवाया था, उन्होंने कहा 60 लाख करनी सैनिक तैयार हो चुके हैं जो एक आवाज के ऊपर चलते हैं। तो लाखों करनी सैनिक गुजरात के अंदर हैं। सरकार जनता के बीच में गई नहीं, करनी सैनिक जनता के बीच में रहे, उनके दुख दर्द में काम आए, उनके हॉस्पिटल में काम आए, उनके शमशान भूमि में काम आए। लोग लाशों को छोड़ छोड़ के भाग गए थे। सरकार का एक भी नुमाइंदा वहां कहीं भी आपको बता दो, वहीं कहीं दिखाओ, शमशान घाट में लोग लाश छोड़ छोड़ के भाग गए थे। वहां पुण्य का काम करनी सैनिकों ने, अन्य भाइयों ने मिल करके सबने ये काम किए। जनता के बीच में रहे, भूखे पेट किसी को सोने नहीं दिया। जी, यानी कि भूखे पेट तो हमारे पूर्वज का थे। यही है कि ना जात ना पात, करनी सेना है सबके साथ। भले ही समाज की बात है, समाज के प्रति हर किसी को रिस्पेक्ट होती है, लेकिन जब सत्य की बात आएगी तो फिर उसमें जात पात नहीं देखी जाएगी। भाई क्षत्रिय समाज की करनी सेना है। क्षत्रिय समाज अकेले की करनी सेना इसलिए बनाई गई कि हम क्षत्रिय पहले एक होंगे, सदृढ़ होंगे, तभी तो सबका सेवा कर पाएंगे। जी, हम ही एक नहीं है, हम ही सदृढ़ नहीं है तो दूसरे लोगों की कैसे सेवा करेंगे। आज मैं बताऊं, महाराणा प्रताप सिंह जी थे, क्या क्षत्रियों के लिए लड़े? पृथ्वीराज चौहान जी थे, क्या क्षत्रियों के लिए लड़े? वीर दुर्गादास राठौड़ थे, क्या क्षत्रियों के लिए लड़े? राणा सांगा थे, क्या क्षत्रियों के लिए लड़े? शिवाजी महाराज थे, क्या क्षत्रियों के लिए लड़े? अरे वो सबके लिए लड़ते थे। वो गाय के लिए लड़ते थे, बहन बेटी के लिए लड़ते थे, मंदिर के लिए लड़ते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि काफी जो राजा थे, रियासतें थी जी, वो तो अनाउंसमेंट करवाते थे मंदिर में आवाज लगवाते थे, भाई कोई भी इस गांव के अंदर अगर भूखा पेट है तो खाना बना हुआ पड़ा है, आकर के जीम ले। और उसके बाद बचता वो राजा जी खाते थे। और आज की सरकार, जो क्षत्रियों ने, जो हमारे पूर्वजों ने 562 रियासतें सरकार को दी जी, एक समझौते के तहत दी। उस समझौते से भी सरकार ने पलटी मार ली। पर वो 565 रियासतों के मालिक आज तक कोर्टों में नहीं गए। सरकार ने पलटी मार ली, सरकार उन वादों से मुकर गई। आज तक वो 562 रियासतों के नुमाइंदे कोर्टों में नहीं गए। 565 हमने 60 देशी हमारे जितने भी पूर्वज थे उन्होंने दे दी। क्यों दे दी? कि देश में समानता है, देश में सब बराबर हो, कोई राजा ना हो, सब प्रजा हो, मतपेटी से राजा पैदा हो। और फिर क्षत्रियों को कुचलने का काम कर दिया इन लोगों ने। कोई भी कानून बनता, कोई भी एक्ट बनता, कोई भी अध्यादेश लेके आना होता क्षत्रियों के खिलाफ, कोई भी फिल्म बनानी होती क्षत्रियों के खिलाफ, कोई भी सीरियल बनाना है क्षत्रियों के खिलाफ, राजनीतिक मंच पर जाकर के वोट मांगने क्षत्रियों के खिलाफ बोल लो, वोट ले लो। इन्होंने एक ट्रेड सा बना लिया। अगर इस देश का क्षत्रिय इतना कमजोर थोड़ी है, इन सरकारों ने कमजोर समझ रखा है।
सरकारों ने कमजोर हमें मना दिया। हमारे समाजों में फालतू तीतर होते हैं। वो कहावत नहीं सुनी आपने? जी। एक शिकारी एक टोकरी के अंदर एक तीतर को अलग रखता था और जो बेचने होते थे वो टोकरी को अलग रखता था। तब किसी भाई ने पूछा, वो कितने के दे रहा तीतर? बोले ये भाई 50-50 रुपए के हैं। तो बोले ये एक, बोले इसको बेचता नहीं मैं। बोले क्यों? बोले इसको जब मैं इन तीतरों को पकड़ता हूं तो मैं इसको ले जाता हूं जंगल में, ये बोलता है किलो 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 किलो, और सारे तीतर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, मैं जाल में फंसा करके ला करके उनकी गर्दन कटवा देता हूं। तो ऐसे क्षत्रियों की गर्दन कटवाने के लिए फालतू तीतर समाज में है, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है जी। और उनका भी हम सुधार कर रहे हैं, उनका भी हम सुधार कर रहे हैं, उनसे भी मिल रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं तुम आगे चलो, हम पीछे चलने के लिए तैयार हैं, पर देश के क्षत्रियों को एक तो होने दो। जी। मैं बिल्कुल सामान्य परिवार से हूं। 6 साल के अंदर मैंने 22 स्टेट के क्षत्रियों को जगा दिया, और बड़ी से बड़ी सरकार जो अपने को खामखा समझती है उसको मैंने नाक रगड़वा दी। तो काम ये मैं कर सकता हूं तो और क्षत्रिय क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बेशक उनको संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, तब बड़ी से बड़ी सरकार भी झुकेगी। जी। तो मैं क्षत्रियों को जगाने के लिए निकला हूं। ये बात सरकारों की कर ली आपने, बीच बीच में वो आगे बात समाज के मंत्री की, समाज के लोगों की। तो समाज के लोग और समाज के मंत्री अगर हमें चाहते तो आज राज शेखावत को नोटिस नहीं मिलता रेड फॉक्स कंपनी को बंद करने के लिए, होटल को शेखावत पैलेस को बंद करने के लिए नोटिस नहीं मिलता। ये शेखावत पैलेस वही शेखावत पैलेस है जो अभी कोरोना काल के अंदर जब हॉस्पिटलों की कमी पड़ गई थी, बेडों की कमी पड़ गई थी, तब राज शेखावत ने कहा था मेरा शेखावत पैलेस सरकार के लिए खुला है, भाई बहनों के लिए खुला है, बेड लगे हुए हैं, एसी लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, खाली वेंटिलेटर ऑक्सीजन और ले जा करके आप मेरा होटल हॉस्पिटल बना करके यूज कर सकते हो। आज उस होटल को बंद करवाने के लिए नोटिस भेज रहे हैं। तो गृह मंत्री जी समाज के सोचना चाहिए ना उनको। जी। फिर हम जनता के बीच में जाकर के उनको धोएंगे तो फिर 10 फोन और उल्टे सीधे करवाएंगे। तो हम तो हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, आप बड़े हो, हम छोटे हैं, मत सताओ, मत सताओ हमें। और क्षत्रिय सताने से, दबाने से कभी दबा नहीं। स्प्रिंग है, स्प्रिंग है क्षत्रिय। स्प्रिंग को नीचा जितना भी नीचा दबाओगे, जैसे भी हार्ट अटेगा तो उतना ही ऊपर जाएगी। तो क्षत्रिय वो हैं, मत दबाओ हमें, ये भूल मत करो हमें दबाने की, कुचलने की। भूल है ये आपकी जी। नहीं तो 2022 आ रही है, लोहे के चने चबुआ देंगे। आज कह के जा रहा हूं ये बात यहां, 2022 में कोई ज्यादा समय नहीं है। जो हमें सताएगा उसको 2022 में हम सताएंगे और चौक में बीच में खड़े होकर सताएंगे। जी। 2022 की चुनाव की बात हो रही है, गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं। प्रश्न मेरा यही रहेगा कि करणी सेना किसी पार्टी के साथ शामिल होगी या फिर अपने बलबूते पे लड़ेगी, और मुद्दा क्या रहेगा? और मुद्दे का सवाल है, वहां तक भाजपा सरकार से उम्मीद क्या रखती है करणी सेना? उम्मीद क्या है आपकी? हम उम्मीद ये रखते हैं कि जितने भी और पार्टियां हैं वो करणी सेना को भाजपा की बी पार्टी बताते हैं। करणी सेना को भाजपा की बी पार्टी बताते हैं। तो भाजपा वाले हमें बी क्यों नहीं मानते? वो हमें बी क्यों नहीं मानते? बात मुद्दों की होती है, बात शोषित पीड़ित की होती है, तो वहां चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो मुद्दा हम उठाते हैं, बेखूबी उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। यानी मुद्दा ये है कि आप अपनों से नाराज है कुछ लोग, जैसे कि आप एग्जाम्पल बता रहे थे तीतर का। आपके सामने ही है। अब मैं ज्यादा बोलूंगा फिर वही समाज के अंदर फूट पड़ेगी। इसलिए मैं मेरे समाज के जितने भी मेरे से बड़े हैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि सबसे छोटा मैं ही हूं, आप सब लोग मेरे से बड़े हो, हमसे काम करवाओ, हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर ऊर्जा है, मेरे पास करोड़ों युवाओं की टीम है, उसको इस्तेमाल लो ना आप।
पर आप तो उल्टा कुचलने की सोच रहे हो। ये भूल कभी मत करना, ये भूल कभी मत करना। ये भूल राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी ने की थी, तो वहां नारा लगा था, वसुंधरा जी तेरी खेर नहीं, मोदी तुझसे बेर नहीं। याद है ना, अभी पिछले दिनों की बात है। यानी ऐसा कोई नारा गुजरात में भी लग सकता है। लग सकता है। ऐसा नारा गुजरात में लगाने के लिए हमें बाध्य न किया जाए। यह आपकी भूल है कि राज शेखावत को कुचल देंगे। राज शेखावत अकेला अहमदाबाद का नहीं है, अकेली गुजरात का नहीं है, पूरे भारत का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और उसके साथ इस भारत देश का हर करनी सैनिक खड़ा है, और हर गरीब मजलूम भाई और बहन खड़े हैं, जिनके लिए हम दिन रात लड़ते हैं। वो राज शेखावत जी के पीछे खड़े हैं। हम दिखने में छोटे हो सकते हैं, पर टेस्ट करके देखोगे ना, बहुत मीठे लगेंगे। अगर पत्थर मारोगे, शहद लगा हुआ होता है मक्खियों का, शहद खाते हो बहुत मीठा लगता है, पर उसके पत्थर मार देते हो ना, तो वो कहां कहां डंक मारती है, समझ में नहीं आता। इसलिए हम करनी सैनिक हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, हम राष्ट्रवादिता को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। इसी एजेंडे पे हमें चलने दो। हाथ जोड़ते हैं आपके, मत भटकाओ इस एजेंडे से, हमें मत मजबूर करो हमें एक और राजनीतिक पार्टी नई खड़ी करने पर। जी, आगे वाले चुनाव में आपने बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो करनी सेना दिखेगी भी सही। आपने ये बोला कि अगर पत्थर फेंका जाएगा तो फिर सामने डंक खाने के लिए भी लोग तैयार हो। आपने अपनी बात बहुत स्पष्ट तरीके से कर दी। अब आखिरी प्रश्न मेरा यही होगा कि जिस तरीके से बात हुई कि ना जात ना पात, करनी सेना सबके साथ, सबका साथ सबका विकास बोलने से जो नहीं होता, वो करनी सेना कर दिखा रही है कि किस हिसाब से जात पात देखे बिना किस तरीके से सत्य की ओर आगे बढ़ना है। इसीलिए सरकार को कोई डर नजर आ रहा है, और ये बढ़ती जो लोकप्रियता है करनी सेना की, उस वजह से कहीं ना कहीं आपको लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात आपकी सही है। बढ़ती हुई लोकप्रियता और संगठन मजबूत होते हुए देखते हुए ये लोग हड़बड़ाए हुए हैं। हड़बड़ाहट है इन लोगों में। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, हम राजनीति में कतई नहीं आना चाहते, और जो हमें सताओगे, हमें दुखी करोगे, हमें दबाने कुचलने की कोशिश करोगे, तो राजनीतिक पार्टी खड़ा करना कोई बड़ा काम नहीं है। छोटे मोटे लोग ही राजनीतिक पार्टी खड़ी कर लेते हैं। हमारे पास तो पूरे भारत के अंदर 22 स्टेट में टीम है, सर्वे करवा के देख लो आपकी आईबी से। मजबूर मत करो हमें, हम चला करके कहीं भी नहीं करते। यानी भाजपा को चुनौती है इस बार। भाजपा को चुनौती मान लो, चाहे किसी पर्सनल व्यक्ति को चुनौती मान लो, कि हमें मत सताओ, राज शेखावत को अकेला मत पर समझो। ऐसा भी तो हो सकता है कि व्यक्ति अलग है और भाजपा अलग है, क्या ऐसा हो सकता है? व्यक्ति अलग है, भाजपा अलग है, तो भाजपा के हाईकमान को उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जी, आपने ये भी स्पष्ट कह दिया कि मोदी से बैर नहीं है, जो आपने सूत्र बोला था राजस्थान में लगा था। तो अगर गुजरात में लगता है तो कौन सा सूत्र होगा वो? उसका नाम अभी हम नहीं लेना चाहते। हम यह चाहते हैं कि क्या पता वो सुधर जाए, वरना नाम क्या खुला चौक पर बोलेंगे हम तो, खड़ा होकर हर मीटिंग में बोलेंगे, हर सभा में बोलेंगे। हम ये अभी नाम इसलिए मैं नहीं लेना चाहता कि मैं एक बार जो नाम ले लेता हूं, किसी के पीछे पड़ जाता हूं, फिर उसको बीच में नहीं छोड़ता, उसकी फाइल सलटा के निपटा के ही छोड़ता हूं, बंद करके। तो इसलिए हम पहले नाम नहीं लेना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो भी ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, किस वजह से हुई है, किन कमियों से हुई है, दोनों तरफ से बैठ के सलटाना चाहिए, बात करनी चाहिए। जी, यानी अगर समझदारी से सॉल्व होता है तो सबसे पहले करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, पहल करके करना चाहिए। और फिर भी कोई घमंड या गरूर है तो कोई ज्यादा नहीं, 1.5 साल की सरकार है। जी,
पर आप जिस 1.5 साल की व्यक्ति से सरकार। नाराज हो, क्या करणी सेना ने पहल की थी उन्हें समझाने की? करणी सेना पहल हमेशा ही करती रहती है और आज आपके माध्यम से भी कर रहा हूं। बुलाइए, हम आने के लिए तैयार हैं। जी ऐसे तो बुलाना मत जैसे किसानों को बुला रहे थे। 11 किसानों के साथ मीटिंग हुई बैठ करके और 12वीं में कहा हाँ नहीं नहीं वापिस नहीं होंगे बिल, तो फिर 11 मीटिंग की क्यों? अगर ये दिमाग में है तो हमें मत बुलाना, बैठना है। कोई बीच में कंट्रोवर्सी है उसको दूर करेंगे, जरूर करेंगे बैठ करके। समाज के मेन प्रमुख 10 आदमियों को बुला लो, हम आने के लिए तैयार हैं। जी, यानी अगर सबसे पहले रास्ता अपनाया जाएगा बातचीत का, पर इतना बस तो समझ में आया कि भाजपा सरकार से कोई बैर नहीं है। आपने बोला दूसरी भी स्टेट है, उसमें दूसरी भी पार्टी है, उनसे कोई बैर नहीं है, पर सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से करणी सेना अभी नाराज चल रही है। चल रहे हैं, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। पोस्टें देखो, सोशल मीडिया खोल के देखो, डेली हजारों पोस्टें आ रही है। सोशल मीडिया को खोल के देखो, ये अकेले राज शेखावत की बात नहीं, हजारों लोगों के पेट की बात है जो उसके अंदर नौकरी करते हैं। गरीब परिवारों के बच्चे, उन सब की नौकरियां चली जाएगी। देश में पहले ही भूखमारी फैली हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी उनके साथ काफी परिवार भी जुड़ चुके हैं। जी। सुखदेव जी सबसे पहले तो आप जुड़े, इसलिए आपका शुक्रिया के न्यूज़ की तरफ से। उम्मीद रखते हैं कि आप जो बोल रहे हो आने वाले समय में देखा भी जाएगा। अगर शांति से मुद्दा जो है वो सुलझता है, या फिर ये भी देखने वाला विषय होगा कि 2022 में चुनाव में करणी सेना अगर नजर आती है तो खुद के बलबूते पे नजर आती है या किसी के साथ देखो, जो करणी सेना नजर आएगी तो बलबूते पे ही आएगी। हमारी छवि को कुछ लोग मीडिया के माध्यम से गुंडा बदमाश बताना चाहते हैं। बाकी मैं बता दूं, जहां बहन बेटी पे आंच आती है वहां करणी सेना खड़ी होती है उसकी मदद के लिए। गाय पे आंच आती है वहां करणी सेना खड़ी होती है उसकी मदद के लिए। स्कूल में बच्चों की बात आती है, पढ़ाई की, घर से कमजोर है और पढ़ना चाहते हैं, वहां मदद करने के लिए पहुंचती है करणी सेना। गायों को जहां भूखी हैं वहां हरा चारा खिलाने के लिए पहुंचती है करणी सेना। जो हमारे धरोहर बने हुए हैं, जो बड़े बड़े पुतले हैं, चौक हैं, जो मूर्तियां यहाँ लगी हुई हैं, उनका समय समय पर देख रेख और उनकी संरक्षण करना करणी सेना का काम है। गरीब मजलूम जहाँ भी हैं, जिनके भी जरूरत पड़ती है, करणी सेना के पास फोन आते हैं, वहाँ उनकी आवाज़ बन करके खड़ी होती है करणी सेना, ना कि गुंडा बदमाश है करणी सेना। हाँ, गरीबों की आवाज़ उठाना, बहन बेटियों की इज्जत बचाना, गायों की रक्षा करना, इस देश के कमज़ोर व्यक्ति की सहायता करना अगर गुंडा है तो मैं सबसे बड़ा गुंडा इस देश का, मैं और राज शेखावत है। जी, तो अब बात यहाँ पर हुई सुखदेव सिंह जी से, आप जुड़े के न्यूज़ पे, इसीलिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर चर्चा सिंपल थी कि करणी सेना का मकसद क्या है। मकसद उन्होंने साफ साफ कहा, गोरक्षा की बात होगी, राष्ट्रहित की बात होगी, जब बेटी बहन की सुरक्षा की बात होगी तो करणी सेना आगे आएगी। ये भी आज साफ हो गया कि कोई भी जात पात नहीं, लेकिन जहां सत्य की बात होगी वहां पर करणी सेना नजर आएगी। कई अहम मुद्दों पर बातें भी हुई, चर्चा भी हुई। भाजपा से नाराज नहीं है करणी सेना, किसी व्यक्ति से नाराज है। अब आने वाले समय में ये चुनौती समझे भाजपा या जो भी समझे, लेकिन अगर वो नाराजगी खत्म नहीं हुई तो शायद गुजरात में 2022 के चुनाव में करणी सेना खुद के बलबूते पर नजर तो आ सकती है। तो हमारी ये जो स्पेशल रिपोर्ट थी उसमें बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।